मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरे चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों को अकाउंट पार्ट 1 ये पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अकाउंट पार्ट 2 में भी दोस्तों सिर्फ 2 ही चैप्टर बाकी है। एक पार्ट 5 धनधाकीय इकाई का हिसाब यानी वार्षिक हिसाब, सामान्य भाषा में कहे तो पार्ट 5 वार्षिक हिसाब, और पार्ट 9 गैर व्यापारिक संस्था के हिसाब। ये 2 चैप्टर के अलावा दोस्तों बाकी सभी चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। लेकिन दोस्तों काफ़ी लंबे समय से मैं आपके लिए स्टेट का वीडियो नहीं बना रहा हूँ। स्टेट में सिर्फ हमारा 2 ही चैप्टर हुआ है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे सभी चैप्टर के वीडियो मैं उस पर अपलोड करूँ, कि जिससे भविष्य में जब भी आपको ज़रूरत पड़े, अभी तो आप उपयोग कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, भविष्य में भी कभी आपको रिवीजन करने का मन करे या रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तो उस समय भी आप इन वीडियो को देखकर रिवीजन कर सकें। ये मेरी पूरी कोशिश होगी। स्कूल शुरू हो गए हैं, फिर भी मेरी कोशिश होगी कि आपके लिए रेगुलर वीडियो बनाता रहूं। और अब अकाउंट का सिलेबस काफ़ी हद तक हो गया है, लगभग 90% या 95% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। सिर्फ 2 ही पार्ट बाकी है, तो उसको स्टॉप करके अब लगातार हम स्टेट के चैप्टरों को पढ़ेंगे। दोस्तों स्टेट में हमारा कितना हो गया था, तो स्टेट में दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको पार्ट 3 केंद्रीय स्थिति के माप, जिसमें हमने माध्य, भारित माध्य, मिश्र माध्य, गुणोत्तर माध्य, उसके अलावा मध्यिका, चतुर्थक, दशांश, शतांश और भी तरह तरह के सवाल सीखे थे। यानी पूरा पार्ट 3 हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने पार्ट 1 जो थियरी से संबंधित चैप्टर है वो मैंने आप लोगों को पूरा करवाया था। और आज की वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 स्टेट में। पार्ट 4 का नाम है अपकिरण। दोस्तों पहले जो पुरानी बुक हुआ करती थी उसमें पूरा नाम था अपकिरण के माप। अभी भी इंग्लिश में पूरा ही नाम लिखा हुआ है, तो आप उसे अपकिरण या अपकिरण के माप भी कह सकते हैं। सबसे पहले ये अपकिरण क्या है तो उसका अर्थ सीखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कि अपकिरण क्या है। तो सूचना के अवलोकनों या औसत माप से कितने अंतर पर फैले हुए हैं या बिखरे हुए हैं उसके माप को अपकिरण कहते हैं। सूचना के जो अवलोकन है ये औसत से कितने दूरी पर फैले हुए हैं या बिखरे हुए हैं या पसरे हुए हैं उसके माप को क्या कहते हैं, अपकिरण के माप। इसके लिए आपके बुक में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक नदी की औसत गहराई, अब उसमें जो भी आंकड़ा लिखा हो मैं आपको बता रहा हूँ, एक नदी की औसत गहराई 125 सेंटीमीटर है। एक नदी की औसत गहराई कितनी है, 125 सेंटीमीटर, ठीक है। और उस नदी को मतलब कोई 4 व्यक्ति है, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, वो उनको कहीं घूमने जाना है और उस बीच में एक नदी आ रही है और नदी को पार करके जाना है। कोई साधन उनके पास उपलब्ध नहीं है, चारों में से किसी को तैरने नहीं आता। लेकिन वो जो 4 व्यक्ति हैं उन 4 व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। उन 4 व्यक्तियों की औसत ऊंचाई कितनी है, 150 सेंटीमीटर। नदी की औसत गहराई कितनी थी, एवरेज जो गहराई तो समझते ही होंगे आप। नदी की औसत गहराई थी 125 सेंटीमीटर और वो 4 व्यक्ति जिनको नदी पार करना है या वो तालाब पार करना है, जो भी समझ लीजिए आप, नदी या तालाब, उसकी औसत गहराई है 125 सेंटीमीटर। और उन चारों व्यक्तियों की जो 4 लोगों का जो परिवार है उनका औसत ऊंचाई है 150 सेंटीमीटर। फिर परिवार के मुखिया ने सोचा कि नदी की औसत गहराई, उसे कहीं से पता चला भाई नदी की औसत गहराई जो है 125 सेंटीमीटर है और हमारे परिवार के चारों सदस्यों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, हम आसानी से नदी पार कर सकते हैं क्योंकि वो तो 125 सेंटीमीटर, हमारा तो 150 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तो हम ऊपर ही रहने वाले हैं, नाक के ऊपर पानी जाएगा तो ही डूबेंगे ना। लेकिन ये औसत हो गया, ये दोस्तों हम सीख चुके हैं पार्ट 3 में। लेकिन हम उसे ये नहीं मालूम था कि नदी में जो महत्तम गहराई है, मैक्सिमम गहराई, क्योंकि औसत जो होता है वो छोटे अवलोकन बड़े अवलोकन सबको मिलाकर और जितनी अवलोकन होती है उस संख्या से भाग लगाने पर प्राप्त होता है। औसत का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे नदी में उतनी ही गहराई रही होगी। जब नदी में हम पहला कदम डालते हैं तो फिर तो वो पैर के तलवे जितनी ही गहराई होती है, फिर थोड़ा और आगे जाते हैं तो घुटने जितनी, फिर कमर जितना, फिर छाती जितना और फिर डूबने जैसा। तो नदी की जो महत्तम गहराई थी वो 210 सेंटीमीटर थी। अब सोचिए, और उस परिवार में जो सबसे छोटा उनका लड़का था उसकी जो ऊंचाई थी वो 90 सेंटीमीटर थी। अब आप सोचिए कि वो लोग चारों अगर नदी पार करते औसत गहराई और औसत ऊंचाई को ध्यान में रखकर तो क्या होता, तो उनका लड़का डूब जाता। तो इसलिए कई बार औसत को ध्यान में रखना भी मर्यादा वाला हो सकता है। तो इसलिए हम
अपकिरण को सीख रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपकिरण को सीख रहे हैं। तो अपकिरण का मतलब क्या हुआ, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सूचना के अवलोकन यह औसत माप से कितने अंतर पर फैले हुए, सूचना के जो अवलोकन है, जो दिए गए अवलोकन है, वो उसके औसत से कितनी दूरी पर है, कितने अंतर पर है, उसे ही हम कहते हैं, उसके माप को ही हम कहते हैं अपकिरण या अपकिरण के माप। ठीक है। अब अगला टॉपिक कि अपकिरण के माप में मुख्य रूप से निम्नलिखित मापों का समावेश होता है। अपकिरण के माप में किसका किसका समावेश होता है, तो अपकिरण के माप में मुख्य रूप से निम्नलिखित मापों का समावेश होता है। 4 नाम दिया है दोस्तों यहाँ पे। पहला है विस्तार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज। दूसरा है चतुर्थक विचलन, तीसरा है औसत विचलन और चौथा है प्रमाप विचलन। विस्तार, चतुर्थक विचलन, औसत विचलन और प्रमाप विचलन। दोस्तों कोविड-19 की वजह से जो 30% सिलेबस कम हुआ है, उसके अनुसार हमें विस्तार और औसत विचलन नहीं पढ़ना है। विस्तार और औसत विचलन नहीं पढ़ना है। विस्तार तो दोस्तों काफ़ी आसान था, बहुत ही ईजी था, तो खैर कोई बात नहीं पढ़ना है तो हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन औसत विचलन थोड़ा टफ था, जो निकल गया है वो हमें नहीं पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है, चतुर्थक विचलन और प्रमाप विचलन। क्या पढ़ना है हमें, चतुर्थक विचलन और प्रमाप विचलन। लेकिन उससे चतुर्थक विचलन सीखने से पहले, उसके सूत्र को सीखने से पहले यहाँ पे 2 थियरी के टॉपिक और है, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप। निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप। तो निरपेक्ष माप में बताया गया है जिन मापों को सूचना के अवलोकन के इकाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे निरपेक्ष माप कहते हैं। जिन मापों को सूचना के अवलोकनों का जो इकाई है उस इकाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे हम कहते हैं निरपेक्ष माप। जैसे सूचना के अवलोकनों का इकाई किग्रा में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, रुपए में दिया हुआ है, तो उसे कहते हैं इकाई। और उसी इकाई के द्वारा जिन मापों को प्रदर्शित किया जाता हो, अवलोकनों के इकाई के द्वारा जिन मापों को प्रदर्शित किया जाता हो, ऐसे माप को हम कहते हैं निरपेक्ष माप। जैसे कि ये चारों, विस्तार, चतुर्थक विचलन, औसत विचलन और प्रमाप विचलन, ये सब कैसे माप है, निरपेक्ष माप है। और सापेक्ष माप किसे कहते हैं, तो जो माप इकाई से मुक्त होता है, जो माप इकाई से मुक्त होता है उसे हम सापेक्ष माप कहते हैं। जैसे कि विस्तार के बदले विस्तारांक, विस्तार गुणांक, चतुर्थक विचलन के बदले चतुर्थक विचलनांक या चतुर्थक विचलन गुणांक, औसत विचलन के बदले औसत विचलनांक या औसत विचलन गुणांक। दोस्तों औसत विचलन प्लस गुणांक, उन दोनों को जब जोड़ेंगे, संधि करेंगे तो औसत विचलनांक हो जाएगा। फिर उसी तरह से प्रमाप विचलन के लिए प्रमाप विचलनांक। प्रमाप विचलन जो है वो निरपेक्ष माप है और प्रमाप विचलनांक जो है वो सापेक्ष माप है। विस्तार जो है वो निरपेक्ष माप है, विस्तारांक जो है वो सापेक्ष माप है। चतुर्थक विचलन निरपेक्ष माप है, चतुर्थक विचलांक जो है वो सापेक्ष माप है। ठीक है, तो वो आप समझ गए। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि हमें विस्तार और औसत विचलन नहीं सीखना है, मतलब क्या सीखना है, चतुर्थक विचलन और प्रमाप विचलन। तो सबसे पहले नंबर आता है चतुर्थक विचलन का, तो उसके सूत्रों को सीखते हैं। चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलनांक यानी निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप। कई बार लिखा होता है कि चतुर्थक विचलन का सापेक्ष और निरपेक्ष माप ज्ञात कीजिए, तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। चतुर्थक विचलन का सापेक्ष माप होता है चतुर्थक विचलनांक और निरपेक्ष माप होता है चतुर्थक विचलन खुद। यानी चतुर्थक विचलन ये निरपेक्ष माप होता है और चतुर्थक विचलनांक ये सापेक्ष माप होता है। सूत्र कौन सा, तो स्वाध्याय 4.2 के लिए सूत्र पहला, चतुर्थक विचलन, जिसे संकेत में आप कहेंगे क्वार्टर्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी QD। चतुर्थक विचलन QD बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 बटे में 2। ठीक है। चतुर्थक विचलनांक जिसको कहेंगे QDC, क्वार्टर्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, QDC बराबर Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, Q3 माइनस Q1 बटे में Q3 प्लस Q1। देखने से दोस्तों इस सूत्र बहुत आसान लग रहा है। कितना आसान है कि QD बराबर Q3 माइनस Q1 बटे में 2, Q3 में से Q1 घटाकर 2 से भाग लगा देना है। दोस्तों ये आसान कब होगा, जब Q3 और Q1 दिया होगा तब आसान होता है। लेकिन आपको दिया नहीं होगा, आपको Q1 और Q3 निकालना होगा।
सवाल में आपको पहले से Q1 Q3 नहीं दिया होगा। अब Q1 Q3 कैसे निकालना है दोस्तों, ये हम पाठ 3 में सीख चुके हैं, चतुर्थक विचलन वाले। पाठ 3 जो था केंद्रीय स्थिति के माप, उसमें हमने चतुर्थक, मध्यिका, दशांश, शतांश, ये सब हमने उसमें सीखा था। फिर भी मैं आपको रिवाइंड करवा रहा हूँ, और नहीं तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 3 का वीडियो देख सकते हैं। उसमें मध्यिका का क्या सूत्र था, चतुर्थक विचलन का क्या सूत्र था, प्रमाप विचलन का क्या सूत्र था, माध्य का क्या सूत्र था, वो सब हमने उस पाठ में सीखा है। उसके वीडियो को एक बार आप जरूर देखिए, तब इस पाठ के सवाल आप और अच्छी तरह से कर सकेंगे, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सकेगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, चतुर्थक विचलन हम कैसे निकालते थे। तो 3 अलग अलग सूचना, अवर्गीकृत सूचना, वर्गीकृत सूचना, और वर्गीकृत में भी 2 था, वर्गीकृत खंडित और वर्गीकृत अखंडित सूचना के लिए। यानी जब सिर्फ चर मूल्य यानी अवलोकन दिया हो तब Qj बराबर J कोष्टक में n+1/4 अवलोकन। सबसे पहले उन अवलोकनों को हम चढ़ते क्रम में लगाते थे और उसके बाद Qj का सूत्र लिखते थे, Qj बराबर J कोष्टक में n+1/4 वह अवलोकन। ये कब, जब सिर्फ अवलोकन दिया हो, अवर्गीकृत सूचना दिया हो तब। जब वर्गीकृत खंडित सूचना दी हो यानी xi और fi दिया हो तो बाजू में एक कॉलम बनता था cfi का, और तब Qj बराबर J कोष्टक में n+1/4 वह अवलोकन cfi में देखने पर xi का मूल्य आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। और बड़ा वाला सूत्र, जब वर्ग और आवृत्ति दिया हो तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम Qj का वर्ग प्राप्त करते हैं, जिसका सूत्र होता है Qj का वर्ग बराबर J का मतलब 1 2 3 वहां पे आ सकता है, Q1 के लिए 1, Q2 के लिए 2 और Q3 के लिए 3। तो J कोष्टक में n/4, इसमें +1 नहीं आता दोस्तों, ध्यान रखिएगा। Qj बराबर J कोष्टक में n/4 वह अवलोकन cfi में देखने पर प्राप्त वर्ग, और जब वर्ग मिल जाएगा तो बड़ा वाला सूत्र क्या होता है, Qj बराबर L प्लस J कोष्टक में n/4 माइनस CF/f इंटू C। तो इन सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी मैं जो सूत्र है चतुर्थक का या चतुर्थक माध्यिका दशांश का, उन सूत्र वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकूं, ऐसी पूरी कोशिश करूंगा। तो उस लिंक के आधार पर भी आप उन सूत्रों को याद कर सकते हैं, क्योंकि Q3 Q1 का सूत्र याद होगा, Q3 Q1 निकालना आप जानते होंगे तो ही आप ये आसानी से कर सकते हैं। तब आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। Q3 Q1 निकाल कर सिर्फ उसकी वैल्यू रखनी है, उसका मान यहाँ पे रखना है और फिर आसानी से ये हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने क्या सीखा, अपकिरण किसे कहते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि औसत के आसपास फैले हुए या बिखरे हुए अवलोकन के माप को ही हम कहते हैं अपकिरण। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी आपके पाठ शुरू होते ही पीछे के पेज पर दिया हुआ, उस स्टोरी को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने भी उस स्टोरी का जिक्र किया है। उसके बाद अपकिरण के माप में किन किन मापों का समावेश होता है, तो अपकिरण के माप में विस्तार, चतुर्थक विचलन, औसत विचलन और प्रमाप विचलन का समावेश होता है। निरपेक्ष माप किसे कहते हैं, तो अपकिरण के जिस माप को अवलोकनों के इकाई द्वारा दर्शाया जा सकता है उसके अपकिरण का निरपेक्ष माप कहते हैं, और जो माप इकाई से मुक्त होता है उसे अपकिरण का सापेक्ष माप कहते हैं। तो विस्तार, चतुर्थक विचलन, औसत विचलन और प्रमाप विचलन ये निरपेक्ष माप के अंतर्गत आता है, और विस्तारांक, चतुर्थक विचलनांक, औसत विचलनांक और प्रमाप विचलनांक ये सापेक्ष माप के अंतर्गत आता है, जो इकाई से मुक्त होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि कोविड-19 की वजह से जो 30% सिलेबस कम हुआ है, उसके अनुसार हमें विस्तार और औसत विचलन ये दोनों ही नहीं सीखना है, यानी 4.1 और 4.3 ये हमें नहीं पढ़ना है। तो हम डायरेक्ट 4.2 से स्टार्ट करेंगे। 4.2 में हमें सीखना होगा चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलनांक। तो स्वाध्याय 4.2 के लिए मैंने सूत्र लिख दिया है, चतुर्थक विचलन जिसे संकेत में QD से दर्शाते हैं, तो QD बराबर Q3 माइनस Q1/2, और चतुर्थक विचलनांक जिसको हम QDC से दर्शाते हैं, तो QDC बराबर Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। और फिर Q1 और Q3 कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको सिखाया, समझाया, याद दिलाया, और साथ ही साथ पार्ट 3 में भी बताया हुआ है। तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको भेजूंगा उस लिंक पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो में सूत्र वाला जो वीडियो है वो मैं आपको भेजूंगा, उसमें देखकर आप सूत्रों को वापस रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगले वीडियो में स्वाध्याय 4.2 के प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।